बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का ये सेशन चल रहा था और इसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन जो है पढ़ रहे थे बच्चों, ठीक है ना। राष्ट्रीय आंदोलन पे हमने कांग्रेस की स्थापना से स्टार्ट किया था और कांग्रेस की स्थापना जो है हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। और आज हम देखेंगे बच्चों उग्रवादियों का उदय, ठीक है ना। उग्रवादियों के उदय के साथ साथ जो है स्वदेशी आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ, बंगाल विभाजन कब स्टार्ट हुआ, ये सारा देखते हुए हम आगे चलेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। और उग्रवाद, क्योंकि आपको मैंने बताया था कांग्रेस में दो दल थे बच्चों, एक था उदारवादी दल था और एक उग्रवाद दल था बच्चों, जिसको हम गरम दल और नरम दल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था तो 1885 से लेकर लगभग जो है 1905 के दशक तक बच्चों वहाँ पे उदारवादियों का वर्चस्व रहता है पूरे के पूरे कांग्रेस के ऊपर। उदारवादी किसे कहते हैं, मैंने कल के सेशन में आपको बताया था। जिनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों पे उनका पूर्ण रूप से विश्वास था कि अंग्रेज़ भारत का विकास करने के लिए आए हैं। उनका ये विश्वास था कि हमें जो है उनके संविधान के अनुरूप ही चलना चाहिए। उनका विश्वास था कि हमें अहिंसक प्रदर्शन करना चाहिए, ठीक है ना, हिंसक नहीं। और हमें जो है उनका साथ देना चाहिए और जो है एक प्रदर्शन के माध्यम से उनको ये बातें बतानी चाहिए कि भारतवासी किस प्रकार की कठिनाइयों में है। अगर उन्हें ये बात पता चल जाएगी तो वो हमारी सहायता ज़रूर करेंगे, ये उनका मानना था। तो उन्होंने अनुमय विनिमय और पत्र देना, जैसे कि सरकार को पत्र लिख करके देना कि हमारी ये कमियां हैं, आप उसको पूरा कर दीजिए। इन सारी चीज़ों से जो है जब अंग्रेज़ इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तब उसका एक दल जो है उग्रवाद का, कह सकते हैं कि जो उग्र राष्ट्रवाद का उदय का कारण बनता है, वो असंतुष्ट हो जाता है बच्चों। वो देखता है कि ये सब क्या चल रहा है, हम उसको उसके संविधान के अनुरूप चल रहे हैं, हम उसको जो है अनुमय विनिमय या फिर पत्र के माध्यम से उनको हम जनाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जो है अंग्रेज़ों के कान पे जू तक नहीं घूम रहा है। तो इन्होंने जो है कहा कि नहीं, अब रास्ता बदलना पड़ेगा। और उसमें से कुछ दल, जैसे कि आप कह सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, जिनको उग्रवाद का जनक भी माना जाता है बच्चों। फिर से आप कह सकते हैं कि अरविंद घोष थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, ये लोग गरम दल के नेताओं में आते थे बच्चों, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि इसका कारण, चूँकि उग्रवाद का जो कारण है, उग्रवाद के उदय का जो कारण है, थोड़ा सा मैंने आपको लिख दिया, यहाँ पे देखेंगे कैसे। यहाँ पे दिया है अंग्रेजी राज्य का सही स्वरूप पहचान हो गया था। मतलब जो कांग्रेस के कुछ लोग थे, कुछ जो कह सकते हैं गरम दल के लोग थे, उनको पता चल गया था कि अंग्रेजी राज्य क्या चाहती है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी, जैसा कि आप देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम जिस उद्देश्य से लाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। फिर दूसरा आप देखेंगे कि 1897 के अंदर जो है नाटू बंधुओं के साथ साथ तिलक को भी क्या किया गया कि जेल के अंदर डाल दिया गया बच्चों। फिर आगे देखेंगे कि 1898 के आसपास की बात करें अगर, तो एक आईपीसी की धारा 124A जो है वो लाया जाता है, जो कि एक दमनकारी कानून के रूप में यहाँ पे प्रवृत्त होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, इन सारी चीज़ों से जो है अब अंग्रेजी राज्य का सही स्वरूप पता चल जाता है और इनको लग जाता है कि जो उदारवादी चाहते हैं कि अंग्रेज़ हमारा विकास करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ हमारा शोषण करेंगे। इन सारी चीज़ों से पता चल जाता है। फिर आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। अब भारत इतना पिछड़ा हुआ था कि उदारवादियों का मानना था कि अंग्रेजी ही हमारा विकास कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे 1868 के समय जब जापान के अंदर उद्योग का एक प्रकार से प्रादुर्भाव होता है, तब हमारे यहाँ कुछ लोगों का भ्रम टूटता है कि अंग्रेज ही ये सारा काम कर सकते हैं विकास का, ठीक है ना। ये क्या लगता है कि जब जापान खुद का विकास खुद से कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा यहाँ पे। फिर देखेंगे कि शिक्षा का विकास होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और शिक्षा के विकास होने के साथ साथ लोगों को ये चीज़ें पता चल जाती है। जब लोग शिक्षित होते हैं, शिक्षित होने के साथ साथ उनको सही गलत के बीच अंतर पता चल जाता है और वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि अंग्रेज़ हमारा विकास करने नहीं बल्कि हमें शोषित करने आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वो अपने लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं बच्चों। अब आगे देखेंगे कि आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि की बात चल रही है। तो आत्मविश्वास, अब लोगों के अंदर आत्मविश्वास भरने का काम भी कौन करता है, गरम दल के नेता। वे घूम घूम कर जनसभाएं करते हैं, करने के बाद जो है लोगों में आत्मविश्वास भरते हैं, आत्मसम्मान की भावना भरते हैं कि क्यों हम अंग्रेज़ों के सामने झुके, आओ एक बार जो है मिल करके लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है ना।
तो ये जो है आप कह सकते हैं कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है इससे जनता के। आगे देखेंगे कि उदारवादियों की उपलब्धियों में असंतोष फैल जाता है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उदारवादियों ने जिस प्रकार से अंग्रेज़ों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई बच्चों, उस क्रम में जो है उनकी कोई उपलब्धियां शून्य के बराबर थी बच्चों, ठीक है ना, शून्य के बराबर थी। इस वजह से जो है कुछ लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ और वो उग्रवाद के कह सकते हैं कि उग्रवाद के राष्ट्रवाद में वो लोग हिस्सेदारी अपनी देने लगते हैं बच्चों, ठीक है। मतलब ये मुख्यतः 5 कारण मैंने लिखा था जो कि उग्र राष्ट्रवाद का जो है एक उदय का कारण बनता है। आगे देखेंगे बच्चों तो इसी समय एक बहुत बड़ी घटना घटती है बच्चों, बंगाल विभाजन की। लॉर्ड कर्जन जो उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था बच्चों, उसने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। देखिए ब्रिटिश शासन में ये 1903 से ही चल रहा था बंगाल विभाजन, ठीक है ना, लेकिन भारत के अंदर जो है बंगाल विभाजन की जो घोषणा होती है बच्चों, वो होती है दिसंबर 1905 के अंदर बच्चों, ठीक है ना, बंगाल विभाजन। और ये विभाजन इसलिए किया गया था, उन्होंने अपना तर्क दिया था, देखिए ये विभाजन हम इसलिए कर रहे हैं प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत बड़े क्षेत्र पे शासन करने के लिए वो हम क्या करते हैं, उसको 2 भागों में जब तक बांट नहीं पाएंगे तब तक उस पर शासन चलाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर ये बात होती तो सही है, क्योंकि हम आज भी वो चीज़ें करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की मंशा कुछ और थी। मंशा क्या थी बच्चों, वहाँ पे फूट डालो राज करो की नीति थी, क्योंकि आप देखेंगे कि जो पूर्वी बंगाल था मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और जो पश्चिम बंगाल था बच्चों वो हिंदू बहुल क्षेत्र था, और यहाँ पे इन दोनों को बांटा जाना जो है बच्चों, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच विभेद खड़ा करना था बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन सार्वजनिक रूप से घोषणा दिसंबर 1905 को होती है, और इस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन था बच्चों। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड कर्जन था, बहुत सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का कौन था, तो आपको याद रखना है एंड्रूज एंडरसन बच्चों, ठीक है ना। एंड्रूज एंडरसन जो है उस समय 1905 के अंदर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बच्चों, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब जब यहाँ पे बंगाल विभाजन लागू हो जाता है बच्चों, जब इसकी घोषणा कर दी जाती है जुलाई के अंदर, तो आप देखेंगे कि कलकत्ता में बच्चों, ठीक है ना, कलकत्ता के टाउन हॉल में बहुत सारे लोगों ने मिल कर के, या कहेंगे कांग्रेस के लोगों ने, उदारवादी या फिर उग्रवादी, ये सारे लोग मिल बैठ करके क्या करते हैं, कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं बच्चों। कब करते हैं, 7 अगस्त 1905 को याद रखना है, ये डेट आपसे पूछी जाती है। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रादुर्भाव था वो किस लिए किया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। कब किया गया था, तो 7 अगस्त 1905 को किया गया था बच्चों, ठीक है ना। कम समय के अंदर आपको बहुत सारा कुछ देने का प्रयास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए सारे कंटेंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ताकि जो है एक कम समय में, या फिर कह सकते हैं 15-20 मिनट में जो है हम एक टॉपिक को अच्छी तरह से निपटा लें बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो हमारा याद रखना है कि स्वदेशी आंदोलन किस परिप्रेक्ष्य में स्टार्ट होता है, तो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को। फिर आगे देखेंगे कि बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू कब होता है बच्चों, बंगाल विभाजन जो विधिवत रूप से लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को। क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है, बंगाल विभाजन, अगर आपसे नॉर्मली कहा कि बंगाल विभाजन कब होता है बेटा, तो आपको सीधे सीधे बताना है कि 7 अगस्त 1905 सॉरी यहाँ पे दिसंबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है इसकी घोषणा होती है। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे बेटा कि 16 अगस्त 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से लागू किया जाता है, ठीक है ना। बंगाल विभाजन जो है वो पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप बना लीजिएगा, ये बाई मिस्टेक हो गया है, दिसंबर नहीं था बेटा, यहाँ पे जुलाई था, ठीक है ना। आप इसको जुलाई लिखेंगे, ठीक है ना, ये क्या है आपका जुलाई है, ठीक है ना, ये आपका जुलाई हो जाएगा, क्योंकि जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन लागू हुआ था। अब आगे देखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे बंगाल विभाजन जो विधिवत रूप से 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है। फिर आगे देखेंगे कि 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। 16 अक्टूबर 1905 को यहाँ पे शोक दिवस, क्योंकि इस दिन जो है विधिवत रूप से अब फाइनल हो चुका था कि देखो बंगाल विभाजन लागू होगा ही, क्योंकि जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था बच्चों, तो पूरे भारत में लोगों ने क्या किया कि
सामानों का बहिष्कार कर दिया। सामानों का बहिष्कार करने में आप कह सकते हैं कि जो भी विदेशी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार कर दिया। वहाँ पे न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया। ब्रिटिशों द्वारा जो स्कूल बनाए गए थे उनका बहिष्कार कर दिया गया। आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशों का जो भी कानून था उनका भी बहिष्कार किया गया। मतलब कहा गया कि देखिए, जब बंगाल विभाजन लागू हो रहा है तो हम जो है ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे, उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें नहीं खरीदेंगे, उनके द्वारा बनाए गए विद्यालयों में नहीं जाएंगे, या उनके द्वारा बनाए गए न्याय व्यवस्था में जो है हम नहीं जाएंगे। वकीलों आदि को भी यहाँ पे इसके लिए तैयार कराया गया। ठीक है। अब बच्चों दिक्कत ये होती है यहाँ से, यही स्वदेशी आंदोलन, देखिए बंगाल विभाजन की वजह से आया स्वदेशी आंदोलन, और स्वदेशी आंदोलन की वजह से आ गया कांग्रेस का विभाजन। ठीक है ना। कांग्रेस का विभाजन जो है वो स्वदेशी आंदोलन के कारण ही आता है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो उदारवादी थे वो चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है केवल बंगाल में चलाया जाए। ठीक है ना। लेकिन वहीं जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनका मानना है कि पूरे के पूरे भारत में चलाया जाना चाहिए, जिससे कि अंग्रेज़ों को भगाने में मदद मिले। लेकिन ये उदारवादी जो थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के जो है तालमेल रखते थे अंग्रेज़ों के साथ। इनका मानना था कि अंग्रेज़ अभी भी विकास करेंगे हमारा। लेकिन यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि इस पूरे के पूरे आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहिए। ठीक है ना। और इसी बीच जो है विवाद खड़ा हो जाता है। क्यों विवाद खड़ा होता है? क्योंकि उदारवादी चाहते थे कि बंगाल में ही ये आंदोलन सिर्फ रहे, लेकिन वहीं बाल गंगाधर तिलक या उनके समर्थक, या आप कह सकते हैं जो गरम दल के नेता थे, वे चाहते थे कि पूरे के पूरे भारत में इस आंदोलन का प्रादुर्भाव हो बच्चों। ठीक है ना। फिर आप देखेंगे जब 16 अक्टूबर को विधिवत रूप से लागू हो जाता है, उस समय जो है सभी लोगों ने उस दिन व्रत रखा, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया। नंगे पांव वंदे मातरम गीत का गान करते हुए ये लोग पूरे के पूरे सभाएं करते थे बच्चों। ठीक है ना। तो इस दिन जो है ना बच्चों बहुत कह सकते हैं सारा जन सैलाब जो है भारत के अंदर वो फैल चुका था बंगाल के सड़कों पे। और यहाँ पे अब देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का धीरे धीरे प्रभाव जो है भारत के बाहर भी जा रहा है। आप देखेंगे कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व है बंगाल में वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं। मुख्यतः आप देखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो नेतृत्व करते हैं बंगाल के अंदर स्वदेशी आंदोलन का। लेकिन वहीं पूना और बम्बई में देखेंगे तो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो हैं, जिनका नाम लोकमान्य तिलक के नाम से भी हम जानते हैं, ये जो है बम्बई और पूना के अंदर जो है उसका नेतृत्व करते हैं। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ये अजीत सिंह कौन है? भगत सिंह के चाचा हैं बच्चों। ठीक है ना। जो भगत सिंह थे उनके चाचा अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का प्रादुर्भाव किया। दिल्ली में या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में सैयद हैदर रजा, ठीक है बच्चों, सैयद हैदर रजा ने यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का प्रादुर्भाव किया। आप कह सकते हैं कि मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने बच्चों, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास के अंदर जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रादुर्भाव करते हैं बच्चों। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। आइए अब चलते हैं आगे बच्चों। अब यहाँ पे दे रहा है कि बंगाल विभाजन का फाइनली यहाँ पे लोप कर दिया जाता है, क्योंकि जब इतनी जनसभाएं चलती हैं तो इतनी जनसभाओं के कारण जो है बच्चों बंगाल विभाजन का लोप कर दिया जाता है। लेकिन इस बीच जो है बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। आप देखेंगे कि इसी बीच जो है मुस्लिम लीग का स्थापना होता है 1906 के अंदर। लिख के रखिएगा, जो चीज़ें छूट रही हैं मैं आपको बताते चल रहा हूँ। इसी बीच जो है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। और इसी बीच में जो है कह सकते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे घटती हैं, जैसे कि सूरत विभाजन बच्चों। ठीक है ना। जिसमें कि नरम दल और गरम दल का विभाजन हो जाता है। ठीक है बच्चों। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आता है। मार्ले मिंटो सुधार को बेटा मैं अलग से आपको बताऊंगा। ठीक है ना। क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार भी आता है। तो आप देखेंगे कि फाइनली बंगाल विभाजन को जो है बेटा यहाँ पे 1911 में समाप्त कर दिया जाता है। और इसी समय कलकत्ता से राजधानी उठा करके दिल्ली बना दी जाती है बच्चों। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है? तो 1911 ईस्वी में। इससे पहले कहाँ थी? कोलकाता के अंदर थी। ठीक है ना। अब आप याद रखिएगा कि 1911 में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे बच्चों। ठीक है ना। लॉर्ड हार्डिंग जो थे उस समय वहाँ के वायसराय थे बच्चों। और इसी बीच जो है जिस समय दिल्ली दरबार लगा हुआ था, भयानक जो है आप कह सकते हैं अकाल पड़ा बंगाल के अंदर बच्चों। ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो है कह सकते हैं लाखों लोग काल के ग्रास बन गए बच्चों। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो गीत चल रहा था वंदे मातरम,
वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत कौन सा है, क्योंकि आपके टॉपिक में ही है राष्ट्रीय आंदोलन बच्चों, ठीक है ना, आपके सिलेबस में ही मेंशन करके दिया है, तो याद रखेंगे कि वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे बच्चों संघर्ष का नया स्वरूप, क्योंकि देखेंगे कि जिस प्रकार का संघर्ष उदारवादी करते थे उससे हट करके संघर्ष यहाँ पे देखेंगे आप उग्रवादियों का बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ का संघर्ष कैसा था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बच्चों, ठीक है ना। तो संघर्ष में आप देखेंगे कि सबसे पहला क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तो इस आंदोलन को स्टार्ट करने में जो उग्रवादियों की या फिर कह सकते उदारवादियों की दोनों की मिली भगत जो थी बच्चों, उसमें ये निर्णय लिया गया क्यों ना अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं पे हम क्या करें, उसका बहिष्कार करें। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब अंग्रेज़ों का बनाए गए वस्तु को हम लोग बहिष्कार कर देंगे, उसको नहीं खरीदेंगे बच्चों, तो वहाँ पे अंग्रेज़ों में कुछ न कुछ उनकी जीडीपी में, कुछ न कुछ उनकी अर्थव्यवस्था में कमी आएगी बच्चों, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं हम उनको चोट पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। फिर कह रहा है कि जनसभाएं व विरोध प्रदर्शन, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता था कि ये सारे लोग इकट्ठा होते थे, जनसभाएं करते थे, लोगों को संबोधित करते थे और लोगों को संबोधित करके वहाँ पे जागरूक बनाने का काम करते थे, राजनीतिक शिक्षा देने का प्रयास करते थे, ताकि जनता जो है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ी हो सके, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई में खड़ी हो सके बच्चों। इसलिए जनसभाएं और विरोध प्रदर्शन किए जाते थे, ठीक है। स्वयं से ही समितियों का गठन किया गया, क्योंकि कुछ कार्यों को करने के लिए, जनसभाओं को, विरोध प्रदर्शनों को आयोजित करने के लिए, बहिष्कार को आयोजित करने के लिए यहाँ पे कुछ समितियों की आवश्यकता पड़ी। जैसे कि आप देखेंगे स्वदेश बंधन समिति, स्वदेश बंधन समिति बनाई गई थी उस समय, और इसको बनाने वाले कौन थे, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, तो अश्वनी कुमार दत्त थे बच्चों। स्वदेश बंधन समिति किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा स्थापित की गई थी। फिर देखेंगे स्वदेशी संगम, ये वीओ चिदम्बरम पिल्लई जो कि मद्रास में थे बच्चों, इन्होंने वहाँ पे अपनी एक समिति बनाई स्वदेशी संगम बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वदेशी संगम समिति से किसका संबंध है, तो वीओ चिदम्बरम पिल्लई का है बच्चों। कहाँ से है बच्चों, ये मद्रास से, याद रखेंगे। फिर कह रहा है परंपरागत एवं लोक उत्सवों का आयोजन किया गया, क्योंकि लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों को इस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्सवों का यहाँ पे क्या किया बच्चों, प्रादुर्भाव किया गया, ठीक है ना। तो आप देखेंगे उसमें गणपति व शिवाजी उत्सव जो है बहुत ही मुख्य है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणपति व शिवाजी उत्सव जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम उग्रवाद का जनक भी मानते हैं बच्चों, ठीक है ना। भारत की राजनीति में उग्रवाद के जनक है बच्चों आपके बाल गंगाधर तिलक। आगे चलेंगे, स्वदेशी शिक्षा कार्यक्रम, तो स्वदेशी शिक्षा कार्यक्रम जो है इसलिए लागू किया गया क्योंकि हमने क्या किया था, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत हमने कहा था स्कूलों से बच्चों को त्यागपत्र देने के लिए कि बच्चे अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए स्कूल में नहीं जाएंगे। अब बच्चे जब अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए स्कूल में नहीं जाएंगे बच्चों, तो फिर कहाँ जाएंगे, क्या वो अशिक्षित घूमेंगे क्या, नहीं। तो इसके लिए हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो उस समय के उग्रवादी या फिर उदारवादी जो थे बच्चों, उन्होंने व्यवस्था की, ठीक है ना, उन्होंने इनकी पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, और उसी संबंध में जो है स्वदेशी स्कूल खोले जाते हैं, ठीक है ना। और जब स्वदेशी स्कूल खोले जाते हैं बच्चों, तो उस स्कूल को मॉनिटर करने के लिए कोई संस्था तो होनी चाहिए ना। तो आप देखेंगे कि 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की जाती है, ठीक है ना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1906 में। क्यों की जाती है, क्योंकि बालकों की पढ़ाई के लिए, यानी जो शिक्षा के लिए जो भी मॉनिटरिंग का काम है बेटा, वो कौन करती थी, वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। और उसी प्रकार की एक संस्था बंगाल में भी थी बच्चों, जो कि तकनीकी शिक्षा के लिए यहाँ पे सहायक थी। तो बंगाल में आप देखेंगे बंगाल तकनीकी संस्था की स्थापना की गई तकनीकी शिक्षा के लिए बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि हम जब शिक्षा पे ध्यान दे रहे थे तो हमारा कर्तव्य था कि साहित्यिक शिक्षा दी जाए, और प्रौद्योगिकी शिक्षा दी जाए, तकनीकी शिक्षा दी जाए, इन सारी शिक्षाओं के बारे में इनको ज्ञान हो, ठीक है बच्चों। क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा जो दी जा रही शिक्षा थी वो बेसिकली पाश्चात्य शिक्षा पे जो है पूरी तरह से निर्भर थी, और कहीं न कहीं उस शिक्षा के माध्यम से वो पश्चिम की चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव हमारे ऊपर डाल रहे थे बच्चों, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं हमने इससे जो है सांस्कृतिक शिक्षा, साहित्यिक शिक्षा,
प्रौद्योगिकी या तकनीकी शिक्षा पे हम लोगों ने क्या किया, काम किया। और उस संदर्भ में हमने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की, बंगाल तकनीकी संस्था की स्थापना की बच्चों, ठीक है ना। अब ये सारा चीज़ होने के बाद मैंने जैसा कि आपको बताया कि स्वदेशी आंदोलन को गरम दल चाहता था कि पूरे भारत में लेके जाया जाए, ठीक है ना। लेकिन वही नरम दल चाहता था नहीं, ये केवल कहाँ रहना चाहिए, बंगाल में रहना चाहिए, क्योंकि बंगाल में विभाजन हुआ है तो केवल बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए। और इसी की वजह से जो है धीरे धीरे जो है यहाँ पे प्रभाव बढ़ता गया और दोनों के बीच जो है झगड़े बढ़ते गए। अब ये झगड़ा 1905 से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है और 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हो रहा था, तो बहुत सारे लोग जो है इसका मतलब विरोध भी कर रहे थे, चाहते थे जो गरम दल वाले नेता थे कि लाला लाजपत राय बने या फिर बाल गंगाधर तिलक जो है इसके अध्यक्ष बने, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। फिर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, आगे बात चलती है। फिर आती है 1906 की बात। 1906 में कोलकाता अधिवेशन होता है बच्चों, और वहाँ पे फिर से जो है गरम दल वालों ने चिल्लाने लगे कि नहीं, इस बार जो अध्यक्ष गरम दल का ही बनना चाहिए, चाहे वो लाला लाजपत राय हो या फिर वहाँ पे बाल गंगाधर तिलक हो। लेकिन फिर जो है दिक्कतें सामने आती हैं और उदारवादी जो है चाहते हैं कि नहीं, दादा भाई नौरोजी को बनाया जाए। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी को वापस से कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दे दी जाती है, कोलकाता अधिवेशन की, ठीक है ना। तो चूँकि वो एक कह सकते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी बातें सभी लोग मानते थे, इसलिए वहाँ पे विरोध नहीं हुआ। लेकिन अब 2 बार तो ऐसे ही हो चुका था, लेकिन तीसरी बार यहाँ पे उग्रवादी चाहते थे या फिर गरम दल वाले चाहते थे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है कांग्रेस का, ये नागपुर में होना चाहिए, ठीक है। क्यों नागपुर में होना चाहिए, क्योंकि कह सकते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक का वो जन्मस्थली था बच्चों, वहाँ पे बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। तो लेकिन यहाँ पे जो उदारवादी थे वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि सूरत में हो, और उस समय उदारवादियों का प्रभुत्व था, इसलिए वहाँ पे 1907 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन सूरत के अंदर लाते हैं बच्चों, ठीक है। अब सूरत में आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इस बार तो हमारा सदस्य बनना ही चाहिए। गरम दल वाले चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस की जो अध्यक्ष है वो हमारे ही दल से होना चाहिए, जैसे कि लाला लाजपत राय हो जाएं या फिर बाल गंगाधर तिलक हो जाएं। लेकिन उदारवादी यहाँ पे फिर से जो है रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना देते हैं, जिसकी वजह से सूरत विभाजन पूरी रूप से लागू हो जाता है। अब यहाँ पे उदारवादी अलग रास्ते से और उग्रवादी जो है अलग रास्ते पे चले जाते हैं, और यही अंग्रेज़ चाहते थे बच्चों। और उसके बाद से जो है उग्रवादियों का इतना दमन स्टार्ट हुआ बच्चों कि यहाँ पर एक कह सकते हैं कि पूरी की पूरी एक शांति का काल यहाँ पे स्थापित हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है कि इस समय एक क्वेश्चन और याद रखना है कि सूरत विभाजन के समय, सूरत विभाजन 1907 में होता है, उस समय भारत के वायसराय जो है बच्चों वो लॉर्ड मिंटो थे, ठीक है ना, लॉर्ड मिंटो। क्योंकि बहुत सारे लोग कर्जन मार देते हैं, क्योंकि कर्जन जो है 1905 का विभाजन कराता है, बंगाल विभाजन, तो लोगों को लगता है 2 साल बाद भी वही रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 1905 से ही हट जाता है बेटा, ठीक है ना। और 1905 से लेके 1910 तक जो है लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रयास है कि आपका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ आप, ठीक है ना। राष्ट्रीय आंदोलन हुआ या फिर भूगोल का हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, इसमें जो है आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, जय हिंद।